आगे हमने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड बताए थे, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां बताई थी आपको, उसमें पीछे पढ़ाई थी। अब उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो जैसा पहला संबंध है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो n अपान m इक्वल होता है स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड या एसिडिटी ऑफ बेस, अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता। बेसिसिटी क्षारकता क्या होती है, बेसिसिटी नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड, किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन को कहते हैं, उसकी क्षारकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है, अब ये एक हाइड्रोजन इसके अंदर है तो अब ये हट सकता है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, एक। ये H2SO4 है, इसमें दो हाइड्रोजन है, दोनों हट सकते हैं, तो इसकी क्षारकता एसिडिटी क्या, बेसिसिटी क्या हो गई, क्षारकता दो हो गई। H3PO4 है, इसमें तीन हाइड्रोजन है, तीनों हट सकते हैं, तो इसकी बेसिसिटी क्षारकता क्या हो गई, तीन हो गई। ऐसे बेस में मान लीजिए बेस जैसे NaOH है, बेस की एसिडिटी किसे कहते हैं, अम्लता। नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन ए बेस, किसी क्षार में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल मतलब OH आयन कहते हैं। जैसे NaOH में एक OH आयन है तो इसकी एसिडिटी हो गई 1। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें दो OH हैं तो इसकी एसिडिटी अम्लता हो गई 2 हो गई। तो ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी में है रिलेशन, नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल टू था स्मॉल n। स्मॉल n जो है हम इसी हिसाब से निकालेंगे। फिर दूसरा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोललता और मोलरता में संबंध। तो स्मॉल m से शो करते हैं मोललता और कैपिटल M से को मोलरता, मोलरिटी। 1 अपान स्मॉल m इक्वल टू D अपान कैपिटल M माइनस MB अपान 1000, ये संबंध होता है। इसमें D क्या चीज़ है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, विलयन का घनत्व, और MB क्या है, मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोलर या द्रव्यमान या अणुभार कहते हैं। फिर तीसरा संबंध यहाँ पर है रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोललता और मोल प्रभाज में संबंध। तो ये यहाँ पर संबंध ये होता है स्मॉल m इक्वल टू चाई B या XB कहते हैं इंटू 1000 अपान 1 माइनस चाई B इंटू MA। अब इसमें चाई B क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोल प्रभाज, और MA क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोलर द्रव्यमान है जगह। तो ये तो रिलेशन हो गए। अभी नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होती है, N1V1 इक्वल टू N2V2, नॉर्मलता समीकरण। ऐसे मोलरिटी इक्वल टू इक्वेशन, मोलरता समीकरण M1V1 इक्वल टू M2V2। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी सवाल यहाँ NCERT में भी दिया हुआ है, अगर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, विलय है, उसकी अगर मास परसेंटेज दे दी जाए, द्रव्यमान प्रतिशतता, मान लीजिए X है, मास परसेंटेज जो है X है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम है D ग्राम पर ml है, ग्राम प्रति लीटर, तो उससे हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर X दिया हुआ और D दिया हुआ तो दो चीज़ें निकालते हैं, एक मोलरिटी, मोलरता निकाल सकते हैं कैपिटल M, X इंटू 2 इसमें 10 अपान MB हो जाएगा। दूसरी नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं, कैपिटल N इक्वल टू X इंटू EB हो जाए। इसमें MB तो वही मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, विलय का मोलर द्रव्यमान, और EB जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का तुल्यांकित द्रव्यमान है। अब हमने कल उस दिन आपको शायद 8 मेथड लिखाए थे, उन 8 मेथड में से ऐसा मेथड जिनमें सिर्फ मास इन्वॉल्व हो, ये ध्यान रखेंगे, ऐसी विधि जिनमें सिर्फ मास इन्वॉल्व हो, द्रव्यमान भाग ले, सिर्फ द्रव्यमान भाग लेता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। जिनमें अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा तो टेम्परेचर डिपेंड करेंगे। तो 3 मेथड ऐसे हैं, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज और मोललिटी। ये 3 मेथड ऐसे हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ताप पर निर्भर नहीं करते। ये भी सवाल आया हुआ, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और ये भी सवाल पूछा गया, जितने हमने आज 8 मेथड पढ़ाए थे, सोल्यूशन की 8 मेथड लिखाए थे आपको, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने, विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की, उनमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है ये पूछा गया। तो उनमें से सबसे अच्छा मेथड ये है मोललिटी, मोललता है सबसे अच्छा मेथड। बेस्ट मेथड क्या है, मोललिटी है, मोललता है, जाकर मोललता ये हो जाएगा।